पॉलिटिकल पावर कम्स फ्रॉम ए बैरल ऑफ ए गन, यानी कि राजनीतिक शक्तियां हमेशा बंदूक की नाल से निकलती हैं। यह कथन था चीन के प्रथम कम्युनिस्ट शासक माओ जेडोंग का, और इसी कथन को आधार बनाकर नक्सलवादियों ने हजारों लोगों की हत्या कर दी थी। आखिर कौन है ये नक्सलवादी, इनका उद्देश्य क्या है, ये आतंकवादी हैं या आंदोलनकारी, कौन है इनका दुश्मन, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो से अंत तक जरूर जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश कुमार और स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। नक्सलवाद हमारे देश की प्रमुख गंभीर समस्या में से एक है। 1967 में शुरू हुआ नक्सलवाद आज हमारे देश के 60 से भी ज़्यादा शहरों में फैल चुका है। एक समय था जब इनकी संख्या 180 पहुंच गई थी। नक्सलवाद का उदय प्रारंभ में एक ऐसे आंदोलन के रूप में होता है जिसका उद्देश्य गरीब, पिछड़े वर्ग के लोगों और मजदूरों के हितों की रक्षा करना था, उनके लिए एक आवाज़ बुलंद करना था। परंतु आज नक्सलवाद की दिशा और दशा दोनों ही बदल चुका है। नक्सलवाद को शुरू करने का श्रेय जाता है चारू मजूमदार और कानू सान्याल को। चारू मजूमदार का जन्म 1918 में पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में हुआ था। इनके पिता एक जमींदार थे। बचपन से ही चारू मजूमदार के मन में जमींदारी हैवानियत के प्रति एक द्वेष था। वह जमींदारी हैवानियत को जड़ से मिटाना चाहते थे। चारू मजूमदार ने अपने कॉलेज की पढ़ाई सन 1938 में छोड़ दी। इसके बाद में सीपीआई पार्टी को ज्वाइन कर लिया। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ता है जिसे ग्रेट फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। यह अकाल इतना भीषण होता है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ बचता नहीं है। लोग घास फूस और मिट्टी खाकर गुजारा करते हैं। इस दौरान भूखमरी और अलग अलग बीमारियों की वजह से 25 से 30 लाख लोगों की जान चली जाती है। ज़्यादातर किसानों ने अपनी ज़मीनें या तो बेच दी थी या फिर जमींदारों के पास में गिरवी रख दी थी। उनके पास आजीविका चलाने के लिए कुछ बचा नहीं था, और जो किसान और बटाईदार थे उनको अपनी फसल का आधा हिस्सा जमींदारों को लगान के रूप में देना पड़ता था। सन 1940 ईस्वी में कंपारान सिंह और भवन सिंह के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे तेभागा नाम दिया गया। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि किसानों को अपनी फसल का 2/3 भाग मिले, जबकि लगान के रूप में 1/3 भाग जमींदारों को दिया जाए। इस आंदोलन में चारू मजूमदार ने भी भाग लिया था। यह आंदोलन सक्सेस हुआ। तेभागा आंदोलन की सफलता के बाद में चारू मजूमदार का जो मनोबल था वो बढ़ जाता है। अब उन्हें यह पता चल चुका था कि किसानों और मजदूरों को गुलामी दास्ता से मुक्त कराना है तो इसके लिए आंदोलन जरूरी है। 1948 में सीपीआई पार्टी को गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया जाता है तथा इसके समर्थकों को जेल में डाल दिया जाता है। चारू मजूमदार ने अपने 3 साल जेल में ही काटे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है कानू सान्याल से। दोनों की आइडियोलॉजी जो थी वो एक ही थी, तो दोनों आपस में एक अच्छे मित्र भी बन जाते हैं। 1952 में कानू सान्याल जेल से बाहर निकलते ही सीपीआई पार्टी के फुल टाइम वर्कर बन जाते हैं। जब ये दोनों जेल में होते हैं उसी समय चीन में कम्युनिस्ट की सरकार आ जाती है जिसके प्रथम राष्ट्रपति होते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जो होते हैं जो पूंजीपति वर्ग तथा जमींदारों के ध्रुव विरोधी रहते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद में इन्होंने पूंजीपति तथा जमींदारों की जमीन छीन के किसानों में बांट दी थी। इससे बहुत वहां पर खून खराबा भी होता है। चारू मजूमदार माओ के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए इनको माओवादी भी कहा जाता है। चारू मजूमदार का मानना था कि किसानों और मजदूर वर्ग की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां और उच्च वर्ग ही जिम्मेदार है, और उच्च वर्ग का इन नीतियों की वजह से सत्ता पर स्वामित्व स्थापित हो गया है। अभी बात आती है 1960 के दशक की। सीपीआई पार्टी में आपसी वैचारिक मतभेद होने की वजह से पार्टी 2 भागों में टूट जाती है। 1964 में नई पार्टी का जन्म होता है जिसे CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं। यह कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित होती है। कार्ल मार्क्स एक प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर थे और इन्हीं को फादर ऑफ कम्युनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर पूंजीपतियों का अधिकार है। इनके शोषण से बचने के लिए मजदूर वर्ग को एक नई सोसाइटी का आविष्कार करना होगा और जिसका आधार समाजवाद होगा। इसमें प्रॉपर्टी सोसाइटी के अंडर में ही रहेगी। 1967 में पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग के एक गांव नक्सलवाड़ी में घटना होती है। यहीं से नक्सलवादी आंदोलन की नींव पड़ जाती है और इसी गांव के नाम पर इनको नक्सलवादी भी कहा जाता है। होता क्या है कि बेगुल नाम का एक किसान होता है जिसके पास में खुद की कोई जमीन नहीं होती है।
वह जमींदार ईश्वर तिर्की की जमीन पर खेती करता है। ईश्वर तिर्की उसको अपनी जमीन पर खेती करने के बहुत कम पैसे देता है। बिगुल अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ईश्वर तिर्की को बोलता है। इसके विपरीत ईश्वर तिर्की बिगुल को लात मारकर अपने खेत से भगा देता है, क्योंकि बिगुल के लिए उसकी आय का प्रमुख स्रोत यह खेती होता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उस समय किसानों और मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसान सभाओं का आयोजन हुआ करता था। उस सभा के अध्यक्ष थे कान्हू सान्याल। जब यह बात किसान सभा में जाती है तो कान्हू सान्याल इस पर गुस्सा करते हैं तथा वह ईश्वर तिर्की को इसके लिए सबक सिखाने की बात करते हैं। कान्हू सान्याल किसानों को इकट्ठा करके तथा अपने साथियों के साथ में ईश्वर तिर्की घर की घेराबंदी स्टार्ट कर देते हैं। यह खबर ईश्वर तिर्की के कानों तक पहुंच जाती है। ईश्वर तिर्की उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है तथा उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। वह अपने लिए सीआरपीएफ की बटालियन मंगा लेता है। ईश्वर तिर्की तो उस समय बच जाता है। ईश्वर तिर्की की तरह गांव के और जमींदार खुशकिस्मत नहीं थे। उनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं हो पाता है। किसानों का गुस्सा और जमींदारों पर फूट पड़ता है। कान्हू सान्याल के दूसरे साथी जंगल सांथाल ने गांव के दूसरे जमींदार नगेंद्र राज चौधरी का सिर कलम कर दिया और देखते देखते ही गांव के अन्य जमींदारों को भी मार दिया गया तथा उनकी जमीनें किसानों में बांट दी गई। यह घटना ऐतिहासिक होती है क्योंकि जमींदारों के प्रति किसानों का गुस्सा पहली बार फूटा था। चारू मजूमदार चाहते थे कि देश के अन्य किसानों को भी नक्सलवादी की तरह उनका हक मिलना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया कि देश में जहां भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते वहां ये भाग लेने लगे। इसी बीच चारू मजूमदार ने हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट का प्रकाशन किया। बेसिकली यह नक्सलवाद के सिद्धांत थे। चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल पर चीन के शासक माओ जेडोंग का इतना प्रभाव था कि उनकी आइडियोलॉजी को करीब से समझने के लिए चारू मजूमदार और कान्हू सान्याल चीन की यात्रा भी करते हैं। चीन से आने के बाद में सीपीआईएम पार्टी 2 भागों में बढ़ चुकी थी। एक थी राइट विंग और एक थी लेफ्ट विंग। राइट विंग हमेशा सरकार के खिलाफ में नरम रूप अपनाती थी, जबकि लेफ्ट विंग हमेशा सरकार के खिलाफ में गर्म रूप अपनाया करती थी। इस अंतरकलह की वजह से एक नई पार्टी का उदय होता है। 22 अप्रैल 1969 में लेनिन के जन्मदिन के दिन कान्हू सान्याल एक सभा को संबोधित करते हुए एक नई पार्टी की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है CPIML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, जिसके जनरल सेक्रेटरी खुद चारू मजूमदार थे। यह किसानों को हक दिलाने के लिए एक्सट्रीम वायलेंस का सहारा लेते थे। चारू मजूमदार कहते थे कि मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है, जो मिले पत्थर, कुल्हाड़ी, दरांत उससे मार दो। मौत जितनी भयानक होगी आंदोलन उतना ही सफल होगा। 1970 का दशक आते आते चारू मजूमदार एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। 1971 के बाद में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने नक्सलवादियों को कुचलने का पूरा मन बना लिया था। उन्होंने चारू मजूमदार को टेररिस्ट घोषित कर दिया था। अभी चारू मजूमदार, कान्हू सान्याल तथा उनके साथी इधर उधर छुपने लगे थे क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। 16 जुलाई 1972 को चारू मजूमदार को पुलिस ने खुफिया ठिकाने से ढूंढ लिया था। पुलिस ने लॉकअप में चारू मजूमदार को बहुत टॉर्चर किया था। काफी टॉर्चर सहने के बाद में चारू मजूमदार की 28 जुलाई 1972 को लॉकअप में ही मृत्यु हो गई थी। चारू मजूमदार की मृत्यु के बाद में नेतृत्व के अभाव में पार्टी और आंदोलन दोनों ही अपनी दिशा भटक चुके थे। बाद में कान्हू सान्याल ने भी अपने पैर इससे पीछे खींच लिए थे। कान्हू सान्याल ने अपनी जिंदगी के 14 वर्ष तो जेल में ही काटे थे। बाद में 23 मार्च 2010 में कान्हू सान्याल ने अपने घर पर फांसी से फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े लोग वहां की सरकारों में भाग लेने लगे थे तथा चुनाव लड़ने लगे थे। अभी तक इस आंदोलन में पूंजीपतियों तथा जमींदारों को ही निशाना बनाया गया था, परंतु धीरे धीरे यह आंदोलन अलग ही रूप लेता जा रहा था, जिसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाना, बसों को जलाना, रेलवे ट्रैकों को उखाड़ना, शिक्षकों तथा सरकारी ऑफिसरों को मारना आदि शामिल थे। अभी बात आती है कि 50 साल से ज़्यादा होने के बावजूद भी नक्सलवाद अभी तक जिंदा क्यों है। तो आपको एक बात बताता चलूं कि जिन इलाकों में नक्सलवाद पाया जाता है उन इलाकों में हमारे देश का 60 से 70% नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनमें लोहा, अब्रक, नेचुरल गैस आदि शामिल हैं। और दूसरी बात यह है कि यह इलाका एक आदिवासी इलाका है।
इन इलाकों में लोग बहुत ही गरीब तथा अशिक्षित पाए जाते हैं। इन लोगों को जानबूझकर सुख सुविधाओं से कटा हुआ रखा जाता है ताकि यह लोग पढ़ लिख ना सकें। कितनी बार देखा जाता है कि जब भी कोई सरकारी टीम यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल आदि खोलने जाती है तो उनको नक्सलवादियों द्वारा उनको या तो मार मार कर भगा दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है। जानबूझकर यहाँ रहने वाले लोगों को अंधेरे में रखा जाता है और जानबूझकर इन लोगों को पूंजीपतियों तथा सरकार के खिलाफ भड़काकर इनको नक्सलवादी बना दिया जाता है। अभी बात आती है इनके वित्त पोषण की कि इन लोगों को हथियार खरीदने के लिए, खाना खाने के लिए, इनको सैलरी देने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यह इलाका एक माइनिंग वाला इलाका है। इन इलाकों में बहुत ज़्यादा माइनिंग का काम होता है और जो भी प्राइवेट फर्म अपनी यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाती है, नक्सलवादी उनसे उनके लाभ का कुछ परसेंटेज लेते हैं और प्राइवेट कंपनियां भी इन लोगों को मना नहीं कर पाती क्योंकि उनको भी अपनी फैक्ट्री यहाँ पर चलानी पड़ती है। इनके पैसों के सोर्स और भी हैं। ये लोग यहाँ पर नशीले पदार्थों, अफीम आदि की स्मगलिंग वगैरह भी करते हैं। नक्सलवाद आज हमारे देश की प्रमुख गंभीर समस्या बन चुका है। 2007 में नक्सलवाद अपने चरम पर पहुंच गया था। इससे अफेक्टेड जिलों की संख्या 180 पहुंच गई थी तथा हमारे देश के भूभाग के 40% एरिया का इन्होंने कवर कर लिया था, जिसे रेड कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। फरवरी 2009 में केंद्र सरकार ने नक्सलवादियों के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया जिसे IAP इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान नाम दिया गया, जिसके फलस्वरूप हुआ है कि अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या 180 से घटकर 83 पर आ गई। इसके बाद में नक्सली हिंसा को रोकने के लिए 2015 में तत्कालीन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा समाधान सिद्धांत को लाया गया। ये बेसिकली में एक एक्शन प्लान ही था कि कैसे नक्सली प्रभाव को कम किया जाए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2000 से लेकर 2020 तक नक्सली हिंसा में अभी तक 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, जिसमें 2700 सुरक्षा कर्मी भी हैं। आई होप इस वीडियो से आपको नक्सलिज्म मूवमेंट को समझने में थोड़ी मदद मिल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।